नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके में सियाना रोड पर रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग की सूचना पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी, जिसको बुझाने में दमकल गाड़ियों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। तो देखिए, दमकल की गाड़ियों से मशक्कत की जा रही है आग को बुझाने की। लाखों का सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट शुरुआती जांच में बात बताई जा रहा है कि आग लगने का कारण है रिफाइंड फैक्ट्री थी, और रिफाइंड आपको पता है आग पकड़ता है बहुत तेजी से और फैलता भी है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आज और तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि आज नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख है। इसके बाद कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस नहीं ले पाएगा। आज ये पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कौन उम्मीदवार मैदान में डटा रहने वाला है और कौन सरेंडर कर लौटने वाला है। वैसे अब तक जो तस्वीर साफ हुई है उससे ये पता चलता है कि 40 सीटों पर बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। अगर आज कोई नामांकन वापस नहीं लेता है तो 3 तारीख को आने वाले रिजल्ट से साफ हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में किसका ज्यादा पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को सियासी पंडित सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। वैसे आगे क्या होगा ये तो रिजल्ट के बाद साफ होगा, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी पहले से बढ़त बनाए हुए है। अब तक 18 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशियों का चुनाव हो चुका है, जिसमें 17 बीजेपी प्रत्याशी शामिल हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन जिलों से कौन से नेताओं ने जिला पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुनाव जीता है। गोरखपुर से साधना सिंह जिन्होंने चुनाव जीता, अमरोहा से ललित तंवर, झांसी से पवन गौतम, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, गाजियाबाद से ममता त्यागी, ये वो नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से आरती तिवारी, आगरा से मंजू भदौरिया, मुरादाबाद से शेफाली सिंह, मऊ से मनोज रॉय, ललितपुर से कैलाश नारायण, मेरठ से गौरव चौधरी, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, चित्रकूट से अशोक जाटव, श्रावस्ती से दहन मिश्रा और बांदा से सुनील पटेल, ये वो लोग हैं जो निर्विरोध चुने गए। यूपी चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। 2022 के चुनाव को देखते हुए सियासी दल सरकार को घेरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूपी के कानपुर शहर की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं जिसमें लिखा गया है कि चंदा चोरों से सावधान रहिए। बताया जा रहा है कि कानपुर के साउथ सिटी के सचान चौराहे पर होर्डिंग्स लगाई गई है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस होर्डिंग को कब लगाया गया, किसने लगवाया, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हितेश चंद्र अवस्थी के बाद कौन, जिसको लेकर दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। खबर है कि यूपी के डीजीपी के नाम पर इसी बैठक में फैसला हो सकता है। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है। संभावित अधिकारियों के नामों पर चर्चा होगी और सहमति बनने के बाद यूपी के नए डीजीपी के नाम पर आज ऐलान हो सकता है। तो आपको उन अधिकारियों के नाम हम बताते हैं जिनके नामों पर लेकर चर्चा है कि इन अधिकारियों में से कोई एक अधिकारी जो है वो हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ले सकता है। डीजी जेल आनंद कुमार जो 1988 बैच के अधिकारी हैं। डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान का नाम भी डीजीपी की लिस्ट में शामिल है, ये भी 1988 बैच के अधिकारी हैं। डॉक्टर आरपी सिंह 1987 बैच के अधिकारी हैं। मुकुल गोयल जो बीएसएफ में एडीजी हैं, इनका भी नाम शामिल है, ये भी 1987 बैच के अधिकारी हैं। आर के विश्वकर्मा का नाम भी डीजीपी की रेस में बना हुआ है। इस वक्त भर्ती बोर्ड में डीजी के पद पर ये तैनात हैं और 1988 बैच के अधिकारी हैं। तो ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के दौरे पर हैं। आज उनका यूपी में 5वां दिन है। इस दौरान लखनऊ में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। सबसे पहले योगी कैबिनेट के मंत्रियों के से रास्ते पर मुलाकात होगी और फिर सुबह 11 बजे राष्ट्रपति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे राष्ट्रपति लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति जो है आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योगी कैबिनेट के मंत्रियों से भी वो मुलाकात करेंगे। सुबह जो है उनसे मुलाकात का है प्लान और उसके बाद लोक भवन में 11:30 बजे राष्ट्रपति का कार्यक्रम है।
डॉक्टर अंबेडकर कल्चरल सेंटर का वो शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भंडारण निगम की तारीफ की है, क्योंकि वित्त वर्ष में निगम ने 45.64 करोड़ का फायदा कमाया। इस दौरान 1.29 करोड़ का चेक सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और एमडी श्रीकांत गोस्वामी ने सीएम योगी ने सौंपा। दरअसल कोरोना काल में प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद की गई, जिससे भंडारण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य भंडारण निगम की तारीफ की। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकारों के कान खड़े कर दिए हैं। इस वेरिएंट को अब तक सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। इसी को देखते हुए योगी सरकार भी तैयारियां शुरू कर चुकी है। यूपी में सरकार ने 11 नई लैब को शुरू करने का फैसला लिया, जो 11 जिलों में शुरू की जाएगी। BSL-2 लैब को औरैया, महोबा, बुलंदशहर, अमेठी, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बिजनौर, कासगंज, मऊ, कुशीनगर और सोनभद्र में लगाने की तैयारी है। इन जगहों पर अब RT-PCR जांच हो पाएगी। इससे पहले यूपी के 45 जिलों में RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था थी, लेकिन अब 11 और जिलों में कोरोना के नए वेरिएंट के टेस्ट की व्यवस्था हो गई है। दरअसल तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि देश के बात करें 11 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वैसे देश के सामने कोरोना का नया संकट खड़ा है, लेकिन सरकार लगातार वैक्सीनेशन के काम को तेजी से बढ़ाने का काम कर रही है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में मदद मिल सके। भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज लगाने वाला देश बन गया है। भारत ने कोरोना टीकाकरण के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल वैक्सीन ट्रैकर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 32,36,63,297 डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि अमेरिका में 32,33,27,328 डोज लगी है। अभी तक इस मामले में अमेरिका सबसे आगे था। अब तीसरे नंबर पर ब्रिटेन, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें स्थान पर फ्रांस है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने छोटे जिलों में भी जांच के लिए नई लैब की सौगात दी। सीएम योगी ने आज 11 नए जिलों में BSL-2 लैब शुरू करने के निर्देश दिए। और इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। डबल डेकर बस को DCM ने टक्कर मार दी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं, जिन्हें राजस्थान से लखनऊ ये बस जा रही थी। नगला खंगार इलाके में ये हादसा हुआ है। कितना भयानक ये हादसा था कि देखिए 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। देवेंद्र, ये किस वक्त ये हादसा हुआ है और अभी की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, ये एक्सप्रेस हाईवे की घटना है, जहां नगला खंगार इलाका लगता है 61 किलोमीटर पे। और ये डबल डेकर बस थी, ये राजस्थान से लखनऊ जा रही थी। ये बस बताया जा रहा है कि बस खराब होने के कारण जब खड़ी थी, पीछे से एक DCM आती है। और DCM संभवतः जो पुलिसकर्मी या जो मौके पे लोग हैं वो बता रहे हैं कि बस जो DCM ड्राइवर था उसको कहीं ना कहीं झपकी लग गई, जिस कारण एक्सीडेंट हुआ। तो ड्राइवर और उसका क्लीनर है DCM का, वो उसकी मौत हुई है। उसके अलावा 3 लोगों की जो बस में सवार थे उनकी मौत हुई है और 2 घायल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ट्विटर के साथ चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ट्विटर ने कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से अलग दिखाकर एक और विवाद को जन्म दे दिया, जिसको लेकर बुलंदशहर में ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ खुर्जा कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। बजरंग दल के प्रवीण भाटी का आरोप है कि ट्विटर ने दुनिया को बरगलाने का काम किया, भारत के नक्शे के साथ जानबूझकर छेड़खानी की है, जिसकी शिकायत पर खुर्ज कोतवाली में IT एक्ट और वेमनस फैलाने वाले कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं 2, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और जिसके बाद FIR दर्ज
कराने का मौका बजरंग दल को मिला है। पहली तस्वीर जो दिखाई दे रही है उसमें भारत का मैप दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत के इस मैप में कश्मीर और लद्दाख को काट दिया गया है, जबकि कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ट्विटर ने इस विवादित मैप को अपनी साइट पर लगाकर नए विवाद को जन्म दिया, जिसके बाद बुलंदशहर में बजरंग दल के नेता ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड जो है अमृता त्रिपाठी के खिलाफ खुर्जा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। अब बात धर्मांतरण की करते हैं, तो धर्मांतरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने धर्मांतरण के खेल के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाने का काम किया। उन्होंने धर्मांतरण के पीछे का काला चिट्ठा खोलकर लोगों के सामने रख दिया। पुलिस का दावा है कि कतर, कनाडा से ट्रस्ट के नाम पर पैसे आते थे, जिससे उमर गौतम अपने खाते में ट्रांसफर करा लेता था और फिर इस्लामिक दावा सेंटर में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम होता था। उसके बाद मूक बधिरों को निशाना बनाया जाता था। ये सब बातें उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ में सामने आई है। एटीएस ने दिल्ली, गुरुग्राम, महाराष्ट्र के बीड से आरोपी राहुल भोला, मन्नू यादव और इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान के कहने पर राहुल मूक बधिरों का ब्रेन वॉश करता था। एडीजी ने नया कैरेक्टर बिलाल क्लिप का भी जिक्र किया है। अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। इरफान ही साइन लैंग्वेज के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को उनके मूल धर्म की बुराइयां बताता था और इस्लाम की अच्छाइयां। इसके बाद इस्लाम में उन्हें कन्वर्ट करा के जहांगीर के माध्यम से धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी दिलवाता था इरफान शेख। वहीं राहुल भोला खुद मूक बधिर है और साइन लैंग्वेज के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट कराता था। मन्नू यादव भी इस्लाम अपनाकर अब्दुल मन्नान बना, एक बार अपने घर की मूर्तियां भी तोड़ चुका है और मूक बधिर बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। उधर रायबरेली के सलोन थाना इलाके में धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उमरान गांव में हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसकी शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म प्रचारकों को हिरासत में लिया और उनके पास मौजूद सामग्री को भी जब्त कर लिया। फिलहाल एसओ सलोन जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चौराहा से रोहनिया की तरफ किसी काम के लिए जा रहे थे जी, तो रास्ते में देखा एक बरामदे में काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी जी, तो वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा थे, तो हम रुके वहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है जी। तो वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर कम से कम 25-30 लोग बैठे हुए थे और एक लोग खड़ा होकर कुछ ऐसी बातें बता रहा था धर्म के बारे में। प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना में बुलाया। किस चीज़ की प्रार्थना हो रही थी? ईसा मसीह की प्रार्थना लोग कर रहे थे। लोग कर रहे थे तो आप क्या करने आए थे? हमको निमंत्रण दिए थे। निमंत्रण किस चीज़ के? खाने का। कौन सी प्रार्थना में आती हो? नहीं, अभी तो आप कह रहे थे हम प्रचारक हैं। नहीं भैया, हम प्रचारक नहीं है भैया। अभी तो आप कह रहे थे। नहीं साहब। तो अब नए खुलासे हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बाराबंकी में बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान के कार्यक्रम में हंगामा हो गया है। इस दौरान लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इन दो तस्वीरों के जरिए आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में साहिल खान दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हंगामा तब मच गया जब अभिनेता साहिल खान के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई और इसके बाद मौके पर भगदड़ मची। साहिल खान शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे। फिलहाल किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, जो अच्छी बात है।
उन्नाव के फतेहपुर चौरासी थाने में तैनात महिला दारोगा ने जहर खा लिया, जिससे मौके पर ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन में महिला दारोगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने करवाया और उसका इलाज चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही एसपी जिला अस्पताल पहुंचे हालचाल जाना। फिलहाल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक परिवार में झगड़ा इसकी वजह बनी, जांच की जा रही है। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीवाला, जिसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, इसकी जानकारी होने पर तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को स्थिर बताया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ एवं अन्य जानकारी से बात प्रकाश में आई है कि उसके पति से कुछ अनबन या विवाद था, इस कारण से ऐसा किया। इस संबंध में जांच की जा रही है, तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। स्वाट टीम और पुलिस के साथ ही मुठभेड़ हुई है। बदमाश धनराज और साथियों के साथ मुठभेड़। 35,000 का इनामी अजय पटेल भी गिरफ्तार हुआ है। अजय और धनराज की पुलिस को थी तलाश। धनराज लोधी पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 4 बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ में दारोगा समेत 3 पुलिस वाले जख्मी हैं। 2 तमंचा, 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।